सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब हो गई। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैग, यूके पार्लियामेंट में बहस हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक रिपोर्ट, हर जगह भारत का असल चेहरा आया है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस नाम निहाद भारतीय थिंक टैंक साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम बोर्ड मेंबरान मुस्ताफी हो गए। इनमें से एक अहम मेंबर क्रिस्टीन फेयर भी थी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी, एक बार फिर हर बार की तरह भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत को अब इंटरनेशनल जो मैगजीन है उनकी तरफ से भी बड़ी ना सिर्फ मुज़ामत का सामना है बल्कि हजीमत का भी सामना है और उनका जो मकरू चेहरा है भारत का वो बेनकाब होता नजर आ रहा है। इकोनॉमिस्ट हो या फिर इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, वो सारे जो है वो भारत का चेहरा, जो मकरू चेहरा है वो सामने लाते हैं। इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट में बहस हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक हो, इसके अलावा भारत की जो सियाकारियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब में जिक्र किए गए थिंक टैंक्स यानी एनजीओ को एक एक करके पाश होने लगे हैं। ये चूंकि साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम जो था वो हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक आलाकार था और डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही इसके तमाम किरदार जो हैं वो दुम दुबाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं और एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। नाम नेहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड ऑफ मेंबर ने इस्तीफा भी दे दिया है। इसके अलावा सीडफ के बोर्ड ऑफ मेंबर्स मुस्ताफी होने वाले एक अहम रुकन जो क्रिस्टियन फेयर भी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। इस फ्रॉड थिंक टैंक सीडफ 2011 में वजूद में लाया गया था सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता था। ब्रसेल्स में वाक़ई थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त। ठीक है, यानी हर बार की तरह भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। FIA ने डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाने वाले गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों में नादरा के 2 अफसर भी शामिल हैं। FIA की कार्रवाई, डेरा इस्माइल खान में यह कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाने वाले गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों में नादरा के 2 अफसर भी शामिल हैं। मजीद तहकीकात की जा रही है। अजमत अली शाह से बात करते हैं। अजमत बताएगा, यकीनन अहम कार्रवाई है, तफसीलात क्या है इसकी? अजमत से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अहम कार्रवाई की गई। FIA ने यह कार्रवाई की। डेरा इस्माइल खान में गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। महंगाई की सताए अवाम पर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 1 रुपए 80 पैसे इजाफे की सिफारिश। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा 27 जनवरी को बिजली कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अवैस क्यानी हमारे साथ हैं। अवैस बताएगा, बिजली कीमतों को फिर पर लगने वाले हैं। बिल्कुल जी, एक मरतबा फिर CPPA ने जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट मजीद जो है महंगी करने की सिफारिश कर दी है। और जो गुज़िश्ता माह फर्नेस ऑयल पर 12 रुपए 27 पैसे के हिसाब से महंगी तरीन बिजली जो है पैदा की गई है। मजमूई तौर पर 7 अरब 56 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुआ है और पैदावारी जो लागत आई है वो 47 अरब 41 करोड़ रुपए रही है। और बिजली की पैदावारी पे जो फ्यूल लागत है वो 6 रुपए 26 पैसे रही और बिजली की फ्यूल लागत रेफरेंस प्राइस का तखमीना 4 रुपए जो है 46 पैसे लगाया गया है। और इजाफे की सूरत पर सार्फिन पर 10 अरब रुपए से। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया अवैस कियानी। KESC के निजकारी के खिलाफ दरख्वास्तें 15 साल बाद मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने निजकारी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। केस का फैसला 15 साल बाद सुनाया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी, सिंध हाई कोर्ट अब्बासी की सरबराही में इस केस का फैसला सुना दिया है और 15 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है। अदालत ने निजकारी के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। बिलाल अहमद, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे।
सीनियर कानूनदान राजा आमिर फारूक का कहना है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल इस वक्त की हुकूमत और नैब की नाअहली है। नैब से ब्रॉडशीट से मुताल्लिक पूछा जाना चाहिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कशकोरी से, जो इस वक्त राजा आमिर फारूक के साथ हैं। जी अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट का जो मसला है वो ज़बान ज़द आम है और आजकल हमारे सियासी जो हल्के हैं उनमें भी बड़ी हलचल मची हुई है इस इशू को लेके। हमारे साथ कानूनी माहिर राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, सियासी हलकों में हलचल है और नहायत अफसोस की बात है कि इन्हीं सियासी हलकों की वजह से हमेशा पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। यही वो सियासतदान थे कि जिनकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, यही वो सियासतदान थे जिनके अपार्टमेंट्स वहाँ पे निकलते हैं, यही वो सियासतदान थे कि जिनके सरे महल निकलते हैं, यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही वो एडमिरल मंसूर है कि जिसका इसी के ब्रॉडशीट ने ये तमाम चीज़ें अनअर्थ की। और यही वो सियासतदान था मुशर्रफ जिसने नवाज शरीफ को 2003 में, जबकि हुदैबिया का केस भी चल रहा था और हेलीकॉप्टर का केस भी चल रहा था, नैब की कस्टडी में था, उठा के उसको बाहर भेज दिया, NRO दे दिया। हुकूमती लीगल टीम, नैब की लीगल टीम, ना सिर्फ इस केस में हमने देखा, कार के में हमने देखा, रिकोडेक में, उसमें हमारी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जो हमारी लीगल फॉर्म्स जिनको रखा जाता है तो वो किस क्राइटेरिया पर रखा जाता है, कौन है वो अफराद जो जाके रखते हैं। और नैब से पूछगछ होनी चाहिए कि आपके जो इधर थे उस वक़्त के ओहदेदार, उनमें से कुछ अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये 2014-15 में केसेस चल रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने राजा आमिर अब्बास साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो अपने कानूनी माहिर जो कि बैरून ममालिक हमारे मामला चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उनके लिए रखते हैं, तो वो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेरिट नहीं होता कि किस बंदे को लगाया जा रहा है। और उन्हीं बंदों की वजह से जो कानूनी माहिर और नैब के जो अफराद हैं, उन्हीं की वजह से आज जो आवाम का पैसा है वो बाहर दिया जा रहा है और आवाम के पैसे का नुकसान हो रहा है। जी अमानत, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक और मावराए अदालत कत्ल, माहिर चोर की। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां वजीर दाखिला शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं आ सकता इस मुल्क में। जहां उसकी तहसील हो उसको वहां पे कार्ड मिले। इसी तरह हम पासपोर्ट का भी कर रहे हैं। समरी भेज दी है फिनांस में कि मजदूर बेचारे को 3500 या 3000 में 5 साल का कार्ड मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, वो दोबारा आता है। उसको हम 10 साल का कर रहे हैं उसी कीमत पर इमरान खान साहब की हिदायत में। और हम चिप लगाने जा रहे हैं पासपोर्ट में, ई पासपोर्ट करने जा रहे हैं ताकि दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम अपने आप को कर सकें। एयरपोर्ट्स को सहूलतें बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं। अब महीना पूरा 1 महीना होने वाला है और जो लोगों की शिकायत हैं कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा कर सकें। और सिंध में 22 नादरा सेंटर, 62 नादरा सेंटर हैं और 16 मोबाइल वैन हैं। 3 जो हैं 24 आवर मजीद करने जा रहे हैं और इसमें से 3 कराची में होंगे, 1 हैदराबाद में होगा और 2 उमरकोट में होंगे। सो पॉलिटिकल बातचीत अगर ना करनी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वरना कल 3 बजे। जी जी ये बता दें कि कराची आने का कोई वज़ाइर कोई करना है, कोई और भी कोई कि आप ये सियासी मकान से नहीं जोड़ेंगे। और उसके अलावा ये बताएंगे अब दायरा भी हो गया अपना इलेक्शन कमीशन के बाहर फॉरेन फंडिंग केस किस तरफ जा रहा है। देखें, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा और लोग इसको खास तौर पर, मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। और जहां तक कि कल उनका इलेक्शन कमीशन के सामने था तो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर दाखिला ने इमरान खान साहब की हिदायत पर इतना बड़ा रिस्क लिया कि रेड जोन को हमने फ्री किया। जी, इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर ख़त्म किया
अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी वो जरा रेलवे आसान सा महकमा था, यहाँ काफी सारे अदारे हैं। आज मैं कल कोस्ट गार्ड का भी कल मैं मुआयना करूंगा, जिस तरह आज मैंने रेंजर्स का किया है, और इसी तरह एफसी का भी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिलीवरी की आड़ में डकैती पीडीएम कराची में। ब्रेक के बाद आपको बताएं पीडीएम का लॉन्ग मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। जी हां, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लॉन्ग मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। इस्तीफों के बाद ये मामला चूंकि ताखीर का शिकार था और अब फैसला कर लिया गया है कि मार्च होगा, लेकिन मार्च में ही होगा। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ होंगे। उस्मान बताएगा क्या फैसले किए गए पीडीएम की जानिब से। बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो लॉन्ग मार्च था वो फरवरी में होना था, मगर क्योंकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए पीडीएम ने फैसला किया कि मार्च के आखिरी हफ्ते में अब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तब तक उनको सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए वक्त भी मिल जाएगा और सर्दी की शिद्दत में भी कमी हो जाएगी। और फिर मार्च के आखिरी हफ्ते में जब ये लॉन्ग मार्च होगा, जो कराची बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाज से शुरू तो इस्लामाबाद आकर एक मुजाहरे में तब्दील होगा और इस्लामाबाद आकर फिर इस्तीफों का जो है वो ऑप्शन भी जेर बहस आएगी। जी ठीक है उस्मान खान, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम आज मिलियन मार्च और जलसा करेगी। जलसा का मज़ार-ए-कायद के अकब कॉरिडोर 3 पर बनाया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आजाद नोडियो और हसन अब्बास हमारे साथ होंगे। आजाद नोडियो बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, तैयारियां कैसी हैं जलसा गाह की और कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है लोग यहाँ पे। जी बिल्कुल, इसराइल नामंजूर मार्च जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानब से आज निकाला जा रहा है। इस हवाले से इसका आगाज़ जो है सोराब गोड से होगा, जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे और दीगर पीडीएम के जो रहनुमा वो भी इस मार्च में शामिल होंगे। ये मार्च शहर के मुख्तलिफ शहरातों से होता हुआ शाहराह पाकिस्तान के मुकाम पर पहुँचेगा, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरो ने इस जलसे गाह के इंतजाम का जायज़ा लिया और जलसे गाह का जो बाज़ाब्ता तौर पर जो है स्टेज सज चुका है मेरे सीधे हाथ पर, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान और दीगर जो मरकज़ी पीडीएम के कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। आज के इस जलसे में बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम की क़यादत न सिर्फ इसराइल की जो है अमल की मजम्मत करेगी, इसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं जो है ख़ास तौर पर फॉरेन फंडिंग, इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं उस पर भी कायदीन खिताब करेंगे। इस हवाले से जो मौलाना फजल रहमान है और दीगर कायदीन हैं इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर आगे के लाएमल का भी इसी मुकाम पर ऐलान करेंगे। राशिद महमूद सुमरो जो पीडीएम का रहनुमा है, उनका कहना है कि आज के इस जलसे से जो पीडीएम का मिलियन जो मार्च होगा उसको भी तक़वियत मिलेगी। ठीक है, आजाद साथ रहेगा। हसन अब्बास आप बताएगा कि किन किन रास्तों से होती हुई रैली अपने मकाम पर पहुंचेगी और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है यहाँ पे। जी देखिए सर, हम आपको सुराब कोट से रिपोर्ट कर रहे हैं। तमाम तर अंदरून सिंध से और मुल्क भर से जो रैली आएंगी वो सुपर हाईवे के जरिए जो है वो सुराब कोट पर पहुंचेंगी। मरकजी कैंप जो है वो सुराब कोट पे लगा जा चुका है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं राशिद सुमरो जो हैं, जो सिंध के सदर JUIF के, वो यहाँ से सरबराही करेंगे, रैली की क़यादत करेंगे और मज़ार-ए-कायद तक जो है वो पहुँचेंगे। इसके अलावा जो है वो शहर भर से तमाम जितने भी ज़िले हैं वहाँ से JUIF की रैलियाँ जो हैं वो निकलेंगी और मज़ार-ए-कायद के पास पहुँचेंगी, जहाँ पे पंडाल सजाया गया है। आज अहम ऐलानात किए जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने की जो है वो बातें भी की जाएंगी और साथ ही साथ जो आज बुनियादी मकसद है इनका इस रैली का, इस तमाम तर जलसे का, वो इसराइल मुर्दाबाद है, जिसमें जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है वो बात की जाएगी और तमाम तर कौम को जो है वो ललकारा जाएगा, ऐसा कहना है राशिद सुमरो का। ठीक है, हसन अब्बास और आजाद नोडियो बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पसंद की शादी जुर्म बन गया। कराची में गैरत के नाम पर नौजवान का कत्ल। पसंद की शादी करने वाले खातून तहफ्फुज के लिए अदालत पहुंच गई। खातून ने इल्जाम आयद किया है कि शोहर के कातिल मेरा बाप और भाई हैं। अदालत ने सिविल जज मलीर से केस में अब तक होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली है।
पसंद की शादी जुर्म बन गया। उससे दुश्मनी कि तुमने पसंद की शादी क्यों की है, दुश्मनी कर ली थी कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुमने शादी क्यों की है। और कहते थे बदले में अपने घर से कोई मतलब बेटी दो, बेटी तो कोई थी नहीं, तो उन्होंने मुझे जान से मेरे शोहर को जान से मार दिया। और मुझे भी मेरे बेटे को भी खतरा है इनसे, मुझे भी यूँ मार देंगे ये, इसी तरह मुझे भी पुलिस के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल कितना हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर